नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत त्रिवेदी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे, वहां पर उनका कार्यक्रम पहले से तय था। दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद का एक कार्यक्रम होना था, जिसकी परमिशन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। उसके बावजूद भी राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे, उनको रोकने की कोशिश की गई और उस रोके जाने के दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा एक बार पहले हम दर्शकों को वो सुनवा दे। बहुत छोटी सी एक क्लिप है, उसके बाद फिर मैं आपके साथ सवालों पर आता हूँ। सुनवाइए जरा। SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहां नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था सर, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई वो संवाद के लिए जा रहे थे, नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन राहुल ने ये भी कहा कि रोका नहीं जा सकता है उनको। क्या माना जाए, राहुल गांधी को ये समझ में आ गया है कि वो राजनीति जो है वो सड़क पर ही होगी, और जब सड़क की राजनीति होगी तो जनता का साथ भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में भी पड़ेगी। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मोदी जी ने जो नया भारत बनाया है पिछले 11 सालों में, उसको उसमें जहां लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को संवाद से रोकना, उसका अर्थ समझिएगा आप। उसका पूरा मतलब यह कि विपक्ष के अस्तित्व को ही नकार देना, और जब विपक्ष के अस्तित्व को आप नकारते हो तो फिर लोकतंत्र कहां बचता है। यही मोदी जी का नया भारत है, जो विपक्ष मुक्त भारत है, सवाल मुक्त भारत है, चुनौती मुक्त भारत है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बात आपको सूट नहीं करती, जिसकी विचारधारा, जिसका पूरा नीतियां, जिसका कार्यक्रम आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठता, उसकी आवाज को दबा दिया जाए, उसकी आवाज को बंद कर दिया जाए। आवाज को दबाने के 2 तरीके हैं। एक, मोदी जी पहले ही बहुत सक्सेसफुली 100% स्ट्राइक रेट के साथ यूज कर रहे हैं पिछले 11 साल से, वो है मीडिया का दुरुपयोग करके। राहुल गांधी का आपने कहा कि उनको समझ में आ गया, उनको समझ में काफी पहले से आ चुका है। वो कितना ही बड़ा कार्यक्रम कर ले, कितना ही बड़ा, आपको पता है कि कोई भी गिद्ध चैनल उसको विपक्ष को दिखाएगा ही नहीं। और नैरेटिव तय होता है साउथ ब्लॉक में बैठे हुए चंद लोगों के द्वारा, और वो सारे चैनलों पे एक ही समय में एक ही तरीके से चलाया जाता है। और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने बड़े बड़े सो कॉल्ड एंकर हैं जो सरकार के कीर्तन मंडली के सदस्य हैं, वो एक ही टाइम में कॉमा फुल स्टॉप भी बदले बिना उसी नैरेटिव को पैडल करते हैं। तो राहुल गांधी को ये समझ में आया कि भाई अब जब सड़क पे जाने का समय आया है तो फिर जैसा हो देखा जाएगा। आज आप एक बात है, दरभंगा का कार्यक्रम पहले से तय था। ये जो कार्यक्रम है ये NSCI का कार्यक्रम है, 17 स्थानों पर होना है शिक्षा न्याय संवाद। तो आज जब दरभंगा में जाना था तो हरकत देखिए, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। एयरपोर्ट के ऊपर सारे बैरिकेड्स लगा दिए गए, वो गाड़ी में बैठे हुए, उनको नहीं निकलने दिया गया। उनके जो कांग्रेस के पदाधिकारी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमने वहां नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं, आप हमें जाने दीजिए, दरवाजा नहीं खोला गया। फिर वो जिस तरीके से दूसरी साइड से निकल कर गए, और फिर जो वेन्यू था, वेन्यू पर जब वो गए, वहां जाते ही फिर वही काम हुआ। अल्टीमेटली उनको उतर के पैदल जाना पड़ा। और जो आदमी Z+ सिक्योरिटी, जिसके परिवार के 2 प्रधानमंत्री इन्हीं कारणों के चलते, सुरक्षा में लापरवाही के चलते 2 अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ इस तरह सड़कों पर घुमाना, और वो भी इम्प्रॉम्प्टू, क्योंकि ना आपने कोई उस तरीके की वो चीज की कि आप उनको रोक ही देते, पहले ही बता देते कि हम यहाँ वो नहीं होने देंगे। और फिर उनको जिस तरीके से सड़कों पर रोका गया, सड़कों पर वो घूम रहे थे, और जिस तरीके के बिहार का लैंड ऑर्डर अदरवाइज भी है, सबको पता है कैसा लैंड ऑर्डर, वैसी सूरत के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरीके से रोकना। और उनका संवाद देखिए, जो सुरक्षा बल उनको रोक रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए। वो कहीं एग्रेसिव नहीं है, कहीं वो उस पर उग्र नहीं है, उनके ऊपर कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन जो कुछ ये हो रहा है ये नॉनसेंस है, दिस इज अटर नॉनसेंस। तो अपना संतुलन नहीं खोया उन्होंने। और वो बेसिकली जो आपने कहा ना, देखिए राहुल गांधी को अब ये समझ में और भी आ गया है कि जो पारंपरिक
जो चुनाव प्रचार था या पारंपरिक लोगों से संवाद की शैली थी, रैलियों के जरिए फलाना, वो खत्म हो गया। मोदी जी के दौर में अब मोनोलॉग का दौर था, लेकिन राहुल उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग संवाद पर जोर देते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चाहे बाकी जहां पर भी गुजरात में वो गए, सबके साथ डायरेक्ट लाइव संवाद करते हैं। वैसी सूरत के अंदर कहीं ना कहीं बेसिकली उनको कुछ भी कहते रही भारतीय जनता पार्टी, कुछ कहे, एनडीए कुछ भी कहता रहे, हकीकत यह है वो जहां भी जाते हैं वहीं पर जो उनकी सरकारें होती है उनके पसीने छूट जाते हैं। और अगर आपने आज मंच पे भी देखा होगा तो मंच पे जो उनके दोनों तरफ सुरक्षा गार्ड खड़े हैं वो सारे पसीने से तरबतर है, और राहुल गांधी बिल्कुल बिना किसी एग्रेशन के, बिना किसी उसके स्मूथली अपना भाषण दे रहे हैं। उन पे कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई पसीना नहीं है, जो भी है। तो उनको जो आप जो समझ के जो रोकने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी की जो पूरी की पूरी शैली है, जो नीतीश कुमार ने जो कुछ आज किया, वो डेमोक्रेटिक तो नहीं हो सकता। तो वो क्या है ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अगर लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति शिक्षा पर कोई बात करे, कोई रोजगार पर बात करे, कोई परीक्षा प्रणाली पर बात करे, पेपर लीक पर बात करे, नौकरियों पर बात करे, और अगर वो संवाद भी गैर कानूनी है, तो फिर इस देश में कौन सा संवाद होगा, ये भी दर्शकों को देखना चाहिए। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जिसने जो भी जिंदगी में अपनी छवि अर्जित की या नहीं की, वो तो बिहार के लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है जाते जाते जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ अर्जित किया होगा, उसको भी गंवाने का समय मुझे लगता है वो गंवा के ही जाएंगे, इस तरह की हरकतें अगर वो करते रहते। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, जिस तरीके से राहुल का तय कार्यक्रम था, फिर उसको परमिशन नहीं दी गई, परमिशन ना दे करके उसको रोका गया। यहाँ दो चीजें मैं समझना चाहता हूँ। एक तो ये रोके जाने से ज्यादा माइलेज मिला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, और दूसरा कहीं ये रोके जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कांग्रेस के फेवर में की गई, सरकार के द्वारा किया गया काम नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बैकडोर से नीतीश कुमार खुद समर्थन कर रहे हो कि नहीं नहीं राहुल गांधी को हाइक दीजिए, राहुल गांधी को हाइक मिलेगी तो भाजपा का वोट स्वतः कटेगा, और भाजपा का वोट कटेगा, भाजपा कमजोर होगी, जेडीयू मजबूत होगी। कुछ इस तरीके का भी एक पैटर्न नहीं बनता दिख रहा है? नहीं, आज की तारीख में जब से ये घटना हुई है दोपहर को, उसके बाद से आप लगातार देखेंगे तो ग्रेप वाइन यही है, जो चर्चा का विषय है वो यही पर है लगातार, और पूरे देश में इसके अलावा कोई नैरेटिव भी नहीं है। इसको आप कैसे देखेंगे? कम्युनिकेशन की दृष्टि से अगर आप देखें तो जो मोदी का जो पूरे देश में इकोसिस्टम है, उस जो मीडिया है, नेशनल मीडिया कह लीजिए, सो कॉल्ड, जो जिसको जो आप जो भी कहते हैं, अखबार, जो भी आपके चैनल्स है, उनके लिए इस कार्यक्रम का कोई महत्व था क्या? उन्होंने पहले भी कवर नहीं करना था और अब भी नहीं कवर करना। एक छोटी मोटी एक इवेंट थी, वन ऑफ इवेंट थी, वो करके चले जाते हैं अपना संवाद, ज्यादा बिहार के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं जाता। इस हरकत के जरिए इस पूरी इवेंट को पैन इंडिया इवेंट बना दिया गया। अब इसको देखने के दो नजरिए हैं। जो बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार के इंटरनल कंट्राडिक्शंस लगातार आप पिछले 4 महीने से चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? नीतीश कुमार का नॉन पॉलिटिकल बेटा वो भी क्या कहता है कि पिताजी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। खुद कह चुका वो, नीतीश कुमार खुद नहीं कहते, उनकी पार्टी कंप्लीटली हाईजेक हो चुकी है। वहां भी कभी कभी दबे कुचले स्वरों में निकलता है कि नीतीश जी को नेता घोषित कीजिए, लेकिन होना वही है जो मैंने आपको बताया था, जो महाराष्ट्र में किया था, वही मॉडल यहाँ पे लागू होना है। नीतीश का भी वही काम होना है, और नीतीश उस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी सेहत कितना अलाउ कर रही है, पर पब्लिक के अंदर उनकी परसेप्शन खराब कर दी गई है उनकी सेहत को लेके, उनकी मेंटलिटी, उनकी जो भी मानसिक स्थिति को लेकर के। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि एक एलआई ही अपने एलआई को इस तरीके से और तरीकों से डायरेक्ट आने की बजाय इनडायरेक्टली उसको डिमीन कर रहा है, उसकी स्टैंडिंग को खराब कर रहा है। तो नीतीश कुमार देखिए रैंक अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, उनसे बड़ा मौका परस्त, उनसे बड़ा पलटू कोई रहा नहीं। लेकिन जितनी पलटी वो लगातार मार चुके हैं, अब चुनाव का समय नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या है कि तुम्हें कोई और नहीं, मुझे कोई ठौर नहीं, इस हकीकत में खड़े हैं। पिछली बार के चुनाव में भी जो बीजेपी ने उनका हाल किया था, किस तरीके से हरवाया चिराग पासवान के जरिए, तमाम लोगों के जरिए, तो नीतीश उस सारे खेल को समझ रहे हैं कि ये आपको निपटाने की साजिश है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने आज कराया कि ये उनकी सरकार का रिमोट किसी के पास है। कोई भी समझदार सरकार, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपोजिशन की एक छोटे से कार्यक्रम, एक हॉस्टल में कार्यक्रम था, संवाद का कार्यक्रम था, मतलब आप मान लीजिए 2000-5000 बच्चे होंगे जहां पे संवाद कर लेते हो, उससे कितना बड़ा वो था। लेकिन अब ये पैन इंडिया इवेंट हो गया, पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला गया कि एक ही आदमी लड़ रहा है, बाकी सरकार उसको रोकने पे लगी हुई है। तो ये आपने जो कहा वो ठीक हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार कोई छोटे कलाकार नहीं है, बहुत बड़े वाले हैं वो, और वो कहीं ना कहीं इस सारे में इस बात को समझ रहे हैं कि जब जितना राहुल एक्टिव होंगे बिहार के अंदर, उतना मोदी और शाह के पसीने छूटते हैं।
रीजनल लीडर्स को हमेशा सेटल कर लेते हैं, कांग्रेस की सीट ना आए ना आए, कांग्रेस का कार्डर हो या ना हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी राहुल गांधी है। और ये आपने जाति जनगणना के मामले में भी देखा और तमाम ऐसे मसलों पर देख चुके हैं कि वो अल्पमत में होते हुए भी संसद के पटल पर खड़े होकर मोदी को चुनौती देते हैं कि आपको ये जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी, और इसी मंच पर करके दिखाएंगे हम। हालत ये हुई कि वो मोदी जी को ही करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ भी करती रहे, वो घबराती तो है, और वो घबराना ही राहुल गांधी की सबसे बड़ी यूएसपी है। इसीलिए ना तो वो डरते हैं। और जो बीजेपी, जो एक पूरा कायरों का समूह है, वो पहली बार एक व्यक्ति ऐसे से भिड़ रही है जो अपने आप में एक फायर है। आप जब से मोदी जी आए हैं तब से देखिएगा राहुल गांधी को। भट्टा परसौर की घटना याद होगी आपको, यूपी पुलिस ने सब कुछ अपना दौड़ा लिया घोड़ा। बाइक पर पहुंचते 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 उस एक सीन ने, जो आपका लैंड एक्विजिशन बिल था, जो मोदी जी अपने यारों को, दोस्तों को, फाइनेंसरों को जो जमीन देना चाह रहे थे, क्या हुआ उसका? ताश के पत्तों की तरह। इसी तरीके से आपने किसान बिलों पे आपने देखा, जातिगत जनगणना पर पूरी आरएसएस और बीजेपी का स्टैंड बदल गया, रातों रात बदल गया, ओवरनाइट, जब कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। तो इसका कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बेशक अल्पमत में है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को कितना ये डिमीन करते रहे, लेकिन हकीकत यह कि डरते भी उन्हीं से ही, और इसीलिए उनको रुकवाने की कोशिश, इसीलिए उनको नेता बनने से बजाय उनको डिमीन कराने की कोशिश, पप्पू के तौर पर स्टेब्लिश कराने की कोशिश, तमाम तरह की चीजें। आज होना तो ये चाहिए कि जो ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत के बारे में बोल रहे, रोको तो ट्रंप को, विरोध तो ट्रंप का करो, वो तो मोदी सरकार कर नहीं रही। एनडीए खा करके अपने ही लीडर ऑपोजिशन का विरोध कर रही है, जबकि वो तो अपना संवाद के लिए जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है कि भाई चलो ट्रंप का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, राहुल गांधी को ही रोक लो, भक्तों को एक होमवर्क मिल जाएगा। यहां आकर के खड़ा हो गया देश का नैरेटिव। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक और चीज जो आपने अभी जिस तरीके से, हम अभी इस पर वापस लौट के आऊंगा मैं सामाजिक न्याय वाले सवाल पर, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव जिस तरीके से खुल करके राहुल गांधी के समर्थन में आए और इस पर्टिकुलर संवाद कार्यक्रम के लिए उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार सरकार की हिम्मत कैसे हुई, कैसे कर सकती है कोई सरकार, और तुरंत उसको परमिशन दिया जाना चाहिए, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि अभी जब कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी उस समय बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। कृष्णा अल्लावरू को जब बिहार भेजा गया तब बहुत सारे कयास लगाए गए कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है बिहार के अंदर, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू लालू यादव से मिलने नहीं गए, जबकि राहुल गांधी जितनी बार भी गया उतनी बार लालू यादव से मिले। नहीं, रामप्रकाश जी, इसको देखने का एक दूसरा तरीका है। जो लालू यादव, जो बड़े नेता है ना, वो कृष्णा अल्लावरू को जानेंगे भी क्या, और उनको क्यों जानना चाहिए? होंगे आपके प्रभारी कांग्रेस पार्टी के, बट इज सो ग्रेट अबाउट इट। जब आपका यार एसपी है तो आप हवलदार या एसआई से क्यों मिलेंगे? सीधी सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। ये इस तरह का प्रचार किया जाता है। आपने देखा जो दिल्ली में जब लालू जी होते हैं, या तो वो सोनिया जी के पास मिल के आते हैं, या राहुल के पास मिल के आते हैं, या राहुल उनके घर जाके कभी मटन बना रहे होते हैं या कुछ बना रहे होते हैं। इन दोनों फैमिलीज की, गांधी फैमिली और लालू फैमिली, इनके बीच में कभी भी आप देखिएगा, जब से रथ यात्रा रोकी थी अडवाणी की तब से लेकर के आज तक, इकलौता ऐसा ये पार्टी है जिनका कभी भी मतभेद उस तरीके से नहीं हुआ जो बाकी दलों के साथ, एलाइज के साथ किसी का भी होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लालू गांधी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, वो आज तक जब हम बात करें मतलब अनडाउटेड है, उसमें कोई समस्या नहीं। और वो बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं, कभी उनका उसमें डाउटफुल नहीं रहा मामला। और उनकी सीधी के सीधे संवाद राहुल गांधी से जब चाहे वो फोन पे बात कर सकते हैं। सेम इज द केस विद तेजस्वी यादव ऑल्सो। तो सेकंड जनरेशन कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी पे है। दोनों परिवारों की केमिस्ट्री, दोनों परिवारों की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में टिकी हुई है। तो उनके अंदर हो सकता है सेकंड रंग या थर्ड रंग के जो लीडर हैं, वो चाहे कृष्णा अल्लावरू हो, चाहे देखिए कभी भी लालू यादव जो है, या अपने क्या नाम है तेजस्वी, कभी भी कन्हैया कुमार को पसंद कर ही नहीं सकते, ये मान के चलिएगा। उसका सिंपल कारण है कि वो उसी पार्टी, उसी प्रदेश से आते हैं, और बेशक आपके अलायंस पार्टनर के हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छे वक्ता भी है। कल को वो एक पैरेलल, एक आदमकद व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए तो कोई भी आदमी उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, वहां मतभेद नहीं है। मतभेद कहां होता है? मतभेद कराती है सेकंड लाइन लीडरशिप कि हमें ये सीट चाहिए, हमें वो सीट चाहिए, हमारा ये कैंडिडेट होगा। लेकिन जब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो फिर ये चीजें सेकेंडरी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आप इस अलायंस की बात करेंगे, इंडिया अलायंस की बिहार में, तो इसमें किसी को शक है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार है? कभी कोई कंफ्यूजन नहीं, हो ही नहीं सकता। कभी राहुल गांधी ये नहीं कहेंगे कि हमारा कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री होगा या कोई और होगा, वी विल नेवर सी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अपने ही एलआई को लगातार डुबोने की कोशिश और डुबवाने की कोशिश,
वो जो एक रणनीतिकार और घूम रहे हैं वहां पर, बीजेपी के पुराने मोदी जी के सलाहकार, वो भी वहां घूम रहे हैं लगातार, नाम लेना भी ठीक नहीं, आजकल वो अपनी पार्टी बनाए फिर रहे हैं। तो वो सब जगह जो जो करते हैं, चुनाव से पहले जिस तरह की घोषणाएं करते हैं तमाम, तो वो जो नीतीश को जो डिस्क्रेडिट करने की बात है सेहत के हिसाब से, मानसिक स्थिति के हिसाब से, वो कौन करवा रहा है? वो कहीं ना कहीं इन्हीं के अलायंस पार्टनर है, इनडायरेक्ट, अघोषित तौर पर। पिछली बार जो काम चिराग पासवान ने किया था, इस बार वो रणनीतिकार कर रहा है, इसके अलावा कुछ है क्या? तो जो बीजेपी की अपनी फाल्ट लाइन है नीतीश के साथ, वो पिछले चुनाव में भी क्लियर थी, इस बार भी क्लियर थी। इस बार बीजेपी को लग रहा है कि हम महाराष्ट्र का मॉडल बिहार में रिपीट करेंगे, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो उसके लिए जो प्रचार सामग्री जुटाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था परसों आदमपुर से, वो आज श्रीनगर तक पहुंच गया। आज राजनाथ पहुंचे हुए वहां पर, जो क्या नाम है, सेना के साथ नारेबाजी कर रहे थे, वो सारे का सारा मसाला जुटाने का, पिक्चर्स, ऑप्टिक्स, वीडियोस जुटाने का, वो सब बिहार के लिए प्रयोग हो रहा है, तैयार हो रहा है बिहार के लिए मटेरियल। तो बेसिकली क्या है कि राहुल की केमिस्ट्री सोनिया की विद अपने क्या नाम है लालू या तेजस्वी, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। और हो सकता है इस बार ये भी हो कि राहुल गांधी को गुड सेंस में प्रिवेल, और तमाम पिछले जो अनुभवों के आधार पे वो सीटों की बजाय कि मुझे इतनी नंबर ऑफ सीट नहीं, मुझे क्वालिटी सीट चाहिए। पिछली बार आपने देखा ना किस तरह की सीटें उनको मिली जो कांग्रेस कभी जीती ही नहीं। तो आपको जितनी एक भी नहीं तो चाहे आप 70 सीट ले लो। तो कांग्रेस हो सकता है इस बार मजबूत सीटों पर फोकस करे, और वही असली एसिड टेस्ट होगा इस गठबंधन की मेच्योरिटी का, कि राहुल और तेजस्वी कितनी मेच्योरिटी के साथ जो ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का जो प्रेशर होता है, इसको साइडलाइन करके और अपने गठबंधन को जिताने की सोचे। क्योंकि बीजेपी की फाल्ट लाइंस बिल्कुल क्लियर है। नीतीश को पता है बीजेपी तुम्हारे साथ क्या कर रही है, और बीजेपी को ये पता है कि नीतीश तुम्हारे साथ क्या करने में सक्षम है। ये जो अविश्वास की स्थिति है, यही केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी संजीवनी हो सकती है, अगर वो समझदारी से आगे बढ़े तो बिहार के अंदर। जी, अब हम सामाजिक न्याय वाली बात पर आते हैं। अब सामाजिक न्याय का मुद्दा लगातार बिहार में चल रहा था। जाति आधारित सर्वे बिहार में करवाया गया जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव आए, ये सारी चीजें हो रही थी। जातिगत जनगणना, जाति आधारित जनगणना कराने की बात फाइनली केंद्र की सरकार ने मान लिया, और नरेंद्र मोदी जी बार बार इस चीज को कह भी रहे थे, उनकी सरकार के तमाम लोग। हालांकि वो जो पहले देशद्रोह बता रहे थे उसको राष्ट्र विरोधी कदम बता रहे थे, जाति के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगा रहे थे विपक्ष पर, उस पर फाइनली मोदी जी भी उतर गए। लेकिन जब केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने जाति आधारित जनगणना कराए जाने की बात की, तो अब राहुल गांधी उससे भी आगे बढ़ करके प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर के मांग करने की हिम्मत करने लगे हैं। क्या ये कदम वाकई माना जाए कि बहुत हिम्मती है, और जो मुद्दा भाजपा को लग रहा था कि उन्होंने ग्रैब कर लिया, छीन लिया एक तरीके से विपक्ष से, उसको वापस विपक्ष ने अपने पाले में खड़ा कर लिया? नहीं, आप ये देखिए राम प्रकाश जी, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखिएगा। राहुल गांधी ने इसको जोड़ा कहा से कि आपने जातिगत जनगणना की घोषणा की, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन कब कराओगे? पहला सवाल उनका क्या था, स्पेशली दिल्ली आती प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की, उन्होंने बाहर थे वो उस दिन, कि पहले बात ये बताओ कि जातिगत जनगणना कब कराओगे, जनगणना भी कब कराओगे, ठीक? उसके बाद इसके आधार पर आपकी अगली एक्शन प्लान क्या होगी, कि क्या आप जो 50% का जो एक वो है बैरिकेड, उसको तोड़ेंगे यानी आरक्षण में? दूसरा सवाल उन्होंने कर दिया। और उससे आगे फिर तीसरी वो जो है उसकी एक्सटेंशन जो आपने बात की कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी इसके आरक्षण की बात। तो बीजेपी की एक दुखती रग एड्रेस हुई नहीं। वो उन्होंने जैसे महिला आरक्षण बिल किया था कि अनडेटेड चेक पास कर रखा है पार्लियामेंट से, ऐसे ही उनका गेम ये था कि इनका एक बार बिहार चुनाव तक किस तरीके, उनको पता है बिहार का जातिगत समीकरण क्या है, सामाजिक पूरी स्थितियां क्या है, तो वो एक केवल एक घोषणा करके कैबिनेट के जरिए वो जो लाभ उठाना चाह रहे थे, राहुल गांधी ने उसको उसकी भी फाल्ट लाइंस एक्सपोज कर दी कि आप तारीख बताइए, नंबर 1, उस जातिगत जनगणना के आधार पर आपका अगला स्टेप क्या होगा, 2, नंबर 3, आप निजी क्षेत्र के आरक्षण करेंगे या नहीं। अब बीजेपी फिर ज्यादा फंस गई कि अब जो भी कुछ, अब पूरे देश में एक नैरेटिव चला गया कि राहुल गांधी विपक्ष में होकर भी भारतीय जनता पार्टी उनके सिलेबस पर काम कर रही है। तो मोदी जी ने तो जो अपनी पूरी की पूरी छवि बनाई थी, वो तो ध्वस्त इसी बात पे होगी कि भाई मैं जो कहता था मैं उससे वापस भी रिट्रैक्ट कर लेता हूँ। तमाम मुद्दों पर आपने देखा, किसान मुद्दों पर देखा, अपने क्या नाम है भूमि अधिग्रहण कानून पर देखा, अब हर चीज में कहीं ना कहीं राहुल गांधी इन्वॉल्व होते हैं। जिस चीज को अपने मोदी जी देशद्रोह कहते थे, जिसको आरएसएस देश का विरोधी एक्शन बताती थी, वही जातिगत जनगणना आज देश की समरसता का प्रतीक होगी। क्यों? क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा है। बिहार का चुनाव होने दीजिए, फिर आपको जातिगत जनगणना कहीं नहीं मिलेगी। तो राहुल गांधी इनकी उस मनस्थिति को समझते हुए रह रहकर इनकी तमाम दुखती रगों को इरिटेट कर रहे हैं जाकर के, और भाषण में नहीं, संवाद में। यही इनकी परेशानी है। अगर आप भाषण देके आ जाओ तो आपको पता कोई मीडिया छापेगा नहीं,
किसी चैनल ने वो चलाना नहीं। तो वो जब संवाद करते हैं तो वो चीज घर घर तक पहुंचती है और हर टारगेटेड वर्ग तक पहुंचती है। आज का जो सम्मेलन था वो शेड्यूल कास्ट थे, उसमें ओबीसी थे, ट्राइब थे, तमाम तरह के लोग थे। उस सारे में पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन 2-4 मिनट का एक उन्होंने संवाद भी किया किसी के साथ, लंबा चौड़ा नहीं हो पाया क्योंकि सारा जो ऑप्टिक्स क्रिएट की गई पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वो अपने आप में घर घर तक चीजें पहुंच रही हैं। और भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि किस तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि बिहार के अंदर कुछ भी कर लीजिए आप, जातिगत जो पूरे का पूरा जनाधार है, जातिगत आधार पर जो वोटिंग होती है वो एक सच्चाई है। इसीलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कभी ये टेररिस्ट स्ट्राइक, कभी कुछ, कभी सीज फायर, कभी ये जो आदमपुर में अंदर शूटिंग हो रही है, आज श्रीनगर में राजनाथ गए हुए, फिर जल्दी कहीं और जाने वाले, वो सारी चीजें करने की कोशिश है ताकि एक बार जब जाए तो नैरेटिव को एक मुद्दे की बजाय भटका दे। और पिछली बार इसका सबसे बड़ा एक्सपोज किया था जो कांग्रेस के और देश के सबसे बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपने वो ध्यान पता नहीं किया कि नहीं, स्टेज पर उन्होंने बाकायदा अपने भाषण में मोदी का भाषण सुनाया जिसमें वो पैकेज दे रहे थे, अगर आपको याद है। वो पैकेज वाला पूरा अपने मन से सुना दिया उन्होंने मोदी को बोलते हुए। तो उसका कितना गहरा इंपैक्ट हुआ होगा कि नीतीश कुमार किस व्यक्ति के साथ 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आना था, ₹1 नहीं आया। तो लोगों के अंदर अगर इस तरीके से आप, रैलियों की आपकी कवरेज नहीं होनी, लेकिन अगर इस तरीके से इंटरेक्शंस करोगे तो निश्चित तौर पे बीजेपी की समस्याएं आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी। ये राहुल गांधी भी जानते हैं और इसीलिए उन्होंने ट्रेडिशनल प्रचार का तरीका बदल लिया। अब वो संवाद पे उतरे। राहुल गांधी जब छात्रों के बीच में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जिस तरीके से बताया हिस्सेदारी को लेकर के, मैं दर्शकों को सुनवा दे रहा हूं। आपके कितने लोग जीरो, आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं एससी एसटी, अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। लेकिन जो बात उन्होंने कही वहां पर
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अब इससे केवल जात के आधारित जनगणना करा दीजिए और करा करके उस हिसाब से चीजें तय करिए, ये बात अब कहने की नहीं। अब उसके आगे कहीं ना कहीं क्या विजन दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, अगर जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो आगे का प्लान देश में इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे उन्होंने मनरेगा का जिक्र किया, जैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, जैसे उन्होंने मजदूरी का जिक्र किया कि कितनी हिस्सेदारी है जातियों की। नहीं राम प्रकाश जी, ये कम्युनिकेशन का एक स्टाइल है, एक बाइनरी क्रिएट की जाती है कि देश के अंदर टॉप ब्यूरोक्रेसी में आप लोगों का कितना हिस्सा है, देश के टॉप इंडस्ट्रीज में आपका कितना हिस्सा है, देश के टॉप मीडिया हाउसेज में आपका कितना हिस्सा है, देश के रोजगार में आपका कितना हिस्सा है, और फिर वो तुरंत पलट जाते हैं कि आपका हिस्सा वहां पर तो शून्य है और आपका फिर हिस्सा कहाँ है, आपका हिस्सा मनरेगा के रजिस्टर में है। क्यों वो ये बात क्यों कहते हैं? वो आज से नहीं कह रहे, लगातार कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मनरेगा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही लेकर के आई थी, रोजगार की गारंटी भी कांग्रेस ही लेकर के आई थी, जिसको मोदी जी ने विफलता का स्मारक कहा था। लेकिन कोविड के दौरान अगर कोई जान बचाने के लिए बीजेपी की आई तो मनरेगा ही खड़ी मिली। ये अलग बात है कि उसको बजट नहीं देते, उनकी पेमेंट नहीं आती बहुत समय से, वो सारी मिसमैनेज कर दी उसको, एकदम जिसको कहते हैं मुख्य धारा से हटा दिया सरकारी स्कीमों में से और ही कुछ ले आए। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी का जो एक इसको कोरिलेट करने का है तरीका बातचीत के दौरान, वो हर जगह इसी बात को कह रहे हैं कि टॉप ब्यूरोक्रेसी, टॉप डिसीजन मेकिंग, लगातार वो इसको सालों से कह रहे हैं। अब उसकी फर्दर एक्सटेंशन पे लेके चले गए वो कि मनरेगा से आगे जब आपकी जातिगत जनगणना सरकार ने मान ली तो फिर उसको आगे उससे भी ले गए और अल्टीमेटली वो पहुंचते पहुंचते प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण पे चली गई। अब बीजेपी कितना झुकती जाएगी, और अगर ये सारी बातें ही बीजेपी मान ले तो फिर तो ये मान लो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ही पार्टी एक है। फिर तो भाई पॉलिसी राहुल गांधी डिक्टेट कर रहे हैं, लागू राहुल अपने क्या नाम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो फिर तो बचा क्या? फिर तो ठीक है काम, फिर तो बस एक जहर बेचना बाकी है, सांप्रदायिक जहर, और छोड़ दे बीजेपी तो हो गया काम फिर तो ये चीज समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रम्प्स डिक्टेट कर रहे हैं। अब बेशक सीट 99 उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी कहीं ना कहीं बैकफुट पर लगातार दिखाई देते हैं। जब जातिगत जनगणना की बात की तब देखा आपने, उसके बाद अब जो नैरेटिव बन रहा है नया, चाहे वो आरक्षण की सीमा तोड़ने की बात हो, चाहे निजी क्षेत्र की बात हो, चाहे और भी तमाम मसले हो, चाहे पहलगाम के मसले को भी अगर आप देखोगे, जिस तरीके से बीजेपी ने जो सोचा था उससे ठीक उल्टा हो रहा है। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, आपने पूरे देश में हशर देख लिया। अगर मैं वास्तव में, मैं राम प्रकाश जी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उसके पहले कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली, उसके पहले कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो चूंकि अपोजिशन में है, उनका तो कोई उतना ट्रैक्शन नहीं होता ना नेशनल मीडिया में या ट्रेडिशनल मीडिया में, उतना ट्रैक्शन नहीं होता। आप ये समझिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ, डिफेंस थोड़ी बहुत कवर किए हिसाब से, कि वास्तव में भारतीय सेनाओं ने बहुत ही अद्भुत और शानदार काम किया इस बार। 71 के बाद पाकिस्तान को बहुत इफेक्टिव मार मारी है, और वहां मारी है जहां हर्ट करती है। लेकिन मोदी जी फिर भी देश के अंदर जश्न का माहौल नहीं बना पा रहे। उसका सिंगल मात्र कारण क्या है? एक सिंगल रीजन, कि इन्होंने लोगों की जो एस्पिरेशंस थी वो इतनी बढ़ा दी अपने बड़बोलेपन के कारण, कि आज हम ये पीओके ले आएंगे, आज हम ये ले आएंगे। तो उसमें जो छोटी मोटी चीजें हैं वो लोगों को हजम ही नहीं हो रही, और उसके सबसे ज्यादा खिलाफ उन्हीं के वक्त खड़े हुए। जब आपने सीज फायर किया तो पूरे देश में जो ये युद्ध उन्मादी लॉबी थी वो कहीं ना कहीं एकदम सदमे में चली गई, आपने देखा होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हाइपर बोल जो मोदी जी और पूरी भाजपा का जो बड़बोलापन है, उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए राम प्रकाश जी। इसीलिए अब ये तिरंगा यात्रा ही शुरू की, और तिरंगा यात्राओं में मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, मंत्री घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, केवल लोग नहीं आ रहे। ये चीज मोदी जी को बहुत आने वाले समय तक कि भाई कर भी दिया, और उसके बावजूद भी अल्टीमेट उसका एम तो पॉलिटिक्स ही था ना, कि पहले बिहार और फिर बंगाल। पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई नैरेटिव होता नहीं, चीन का तो नाम लेते नहीं है। तो वैसी सूरत में अब इनकी परेशानी आने वाले समय में बढ़ेगी, और कांग्रेस ने जो कल सीडब्ल्यूसी में फैसला कर लिया कि हम ये सारे सवाल उठाएंगे, तो उसके बाद इन्होंने तो जवाब देने नहीं, लेकिन पॉपुलर परसेप्शन में वो सवाल भी जाएंगे कि पहलगाम जैसा हाईली प्रोटेक्टेड एरिया, वहां होमगार्ड का भी जवान सैलानियों के लिए क्यों नहीं था? किसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आज आतंकवादी 15 तारीख होगी, आज तक उन आतंकियों का पता नहीं है जिन्होंने लोगों को मारा था। आप बाकी कुछ भी दावे करते रहिए, आप कितना ही 56 इंची, कितना ही आप S-400 के साथ, MiG-29 के साथ फोटो खिंचा लीजिए, नेट डिलीवरी तो लोगों की यहां है ना। यहां पर मोदी फंसते हैं, और वही कांग्रेस पार्टी ने उस चीज को समझा, लगातार अनकंडीशनल सपोर्ट दी पहलगाम के मामले में, पाकिस्तान के टेररिस्ट स्ट्राइक के मामले में। लेकिन जब वो खत्म हो गया, सीज फायर लागू हो गया, उसके बाद भी देखिए 10 को शाम को सीज फायर लागू हुआ था, आज 14-15 तारीख है,
4 दिन उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद सवाल पूछने शुरू किए। तो ये एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। और मोदी जी ने ना तो एक बार भी विपक्ष की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई अब इस पूरे सीज फायर के बाद, ना उनकी ऐसी कोई मंशा है। और दोनों लीडर्स ने ये कह दिया कि भाई आप संसद का विशेष सत्र बुला लो, वो भी बुलाने को तैयार नहीं। तो अब कहीं जो पॉपुलर परसेप्शन का जो नैरेटिव होता है उसमें बीजेपी पीछे जा रही है। कमजोर नस इस समय जो है वो भाजपा की राहुल गांधी के हाथ में है, क्योंकि एक तरफ मोदी जी पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर के अपने ही भक्तों का प्रकोप झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार में जब राहुल पहुंचे तो वहां पर ये सारी घटनाएं। देखिए इसका परिणाम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।